Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, ever merciful. All praise be to Allah, Lord of all the worlds. O Allah, you alone we worship, and to you alone turn for help. Countless durood salam on our holy last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum, dear students and viewers. I am Professor Imaduddin Javed, Government Graduate College Block 17, Dera Ghazi Khan, Punjab, Pakistan. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है फंक्शन एंड ग्राफ्स, यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है फंक्शन एंड ग्राफ्स, लेक्चर नंबर 1। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिट नंबर 2, सेकंड ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन। हम जो है फंक्शन का कंसेप्ट भी पढ़ेंगे और उसकी डेफिनेशन भी देखेंगे। डोमेन, को डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। नोटेशन एंड वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, और फंक्शन किसी ग्राफ को चेक करने के लिए कि वो फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता, उसके लिए हम एक वर्टिकल लाइन टेस्ट भी पढ़ेंगे। तो ये हैं हमारे आज के लेक्चर नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव्स। यूनिट नंबर 2 के इंट्रोडक्शन पढ़ने से पहले हम इस यूनिट नंबर 2 का विज़िट करते हैं कि उसमें कौन से टॉपिक शामिल हैं। यूनिट नंबर 2 फंक्शन एंड ग्राफ, इसका जो फर्स्ट टॉपिक जो ना होगा, यूनिट नंबर 2 का जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो है कंसेप्ट ऑफ ए फंक्शन। हम फंक्शन का कंसेप्ट जो ना पढ़ेंगे, कंसेप्ट ऑफ ए फंक्शन, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक जो ना होगा यूनिट नंबर 2 का, कंसेप्ट ऑफ ए फंक्शन। इसके बाद हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है और फंक्शन की डोमेन किसे कहते हैं, फंक्शन की को डोमेन क्या होती है और रेंज किसे कहते हैं। तो ये हमारा जो ये भी हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। और 2.1.1 इसका क्या मतलब है कि जो यूनिट नंबर 2 है, इसका जो फर्स्ट टॉपिक था कंसेप्ट ऑफ ए फंक्शन, उसका ये फर्स्ट सब टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक का ये फर्स्ट सब टॉपिक डेफिनेशन ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, डोमेन एंड को डोमेन, डोमेन को डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। यूनिट नंबर 2 के फर्स्ट टॉपिक का जो सेकंड सब टॉपिक होगा वो नोटेशन एंड वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। वैल्यू ऑफ ए फंक्शन किसे कहते हैं और उसके लिए नोटेशन जो ना क्या होती है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास एक आएगा वर्टिकल लाइन टेस्ट, किसी ग्राफ को ये चेक करने के लिए कि वो फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता, उसके लिए वर्टिकल लाइन टेस्ट होगा। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ फंक्शन जो है ना देखेंगे, फंक्शन की टाइप्स जो है ना कौन सी हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन। और यूनिट नंबर 2 का जो हमारा सेकंड टॉपिक होगा उसका नाम है फाइंडिंग द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स फाइंड करेंगे ग्राफिकली। एक जो है तरीका होता है एल्जेब्रिकली फाइंड करने का। तो यहाँ पर जो हमारा सेकंड टॉपिक जो ना होगा यूनिट नंबर 2 का, फाइंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ग्राफिकली। तो इसका जो फर्स्ट सब टॉपिक है वो है इंटरसेक्शन ऑफ अ लीनियर फंक्शन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। लीनियर फंक्शन और कोऑर्डिनेट एक्सिस का हम इंटरसेक्शन फाइंड जो ना करेंगे। इसका सेकंड टॉपिक होगा इंटरसेक्शन ऑफ टू लीनियर फंक्शंस। अगर दोनों लीनियर फंक्शन हों तो उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, ये हमारा होगा 2.2.2। यूनिट नंबर 2 का जो सेकंड टॉपिक है उसका सेकंड सब टॉपिक। इसके बाद हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ अ लीनियर फंक्शन एंड अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। लीनियर फंक्शन होगा एक और एक होगा क्वाड्रेटिक फंक्शन, उसका भी हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आएगा ग्राफ ऑफ द स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ भी हम पढ़ेंगे इस यूनिट में। ग्राफ ऑफ द क्यूब रूट फंक्शन, क्यूब रूट फंक्शन का ग्राफ भी हमें इस यूनिट में पढ़ना है। और उसके बाद जो यूनिट नंबर 2 है उसका जो हमारा फिफ्थ टॉपिक होगा वो रियल लाइफ एप्लीकेशंस, या हम फंक्शन को रियल लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं। तो ये यूनिट नंबर 2 फंक्शंस एंड ग्राफ्स। अब इसके इंट्रोडक्शन को समझना जो है इंतहाई आसान होगा क्योंकि हमने पूरी यूनिट का विज़िट कर लिया है। एक बात तो ये याद रखें, फंक्शंस जो है इसको मैथमेटिक्स में
इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बड़ी फंडामेंटल जो है, और फंक्शन का जो कंसेप्ट है ये मैथमेटिक्स की फंडामेंटल्स में से है। अच्छा, फंक्शन होता क्या है? डिस्क्राइबिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स थ्रू अ रूल ऑफ करेस्पॉन्डेंस। फंक्शन जो है एक रूल ऑफ करेस्पॉन्डेंस होता है, इनपुट और आउटपुट के दरमियान ये एक रिलेशन है। अच्छा, इसी यूनिट में हम पढ़ेंगे डोमेन किसे कहते हैं फंक्शन की, को डोमेन के बारे में पढ़ेंगे, रेंज ऑफ ए फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शन जो है ना पढ़ेंगे, जिसमें 1 to 1 फंक्शन आएगा, ऑन टू फंक्शन होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। उसके बाद हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है ना होगी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमें जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ना हम फाइंड कर सकेंगे, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम फाइंड करेंगे उसमें जो टॉपिक्स थे जो हमने विज़िट किए उसमें था कि अगर लीनियर फंक्शन हो और कोऑर्डिनेट एक्सिस हो, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। दोनों लीनियर फंक्शंस हों, वेयर टू लीनियर फंक्शन इंटरसेक्ट्स, उनका हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। और अगर एक लीनियर हो और दूसरा क्वाड्रेटिक फंक्शन हो जहाँ पर वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, हम उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे ग्राफिकली। और उसके बाद ये जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्या होता है, हमें सॉल्यूशन फाइंड जो ना होता है, सॉल्यूशन ऑफ टू इक्वेशंस, ये हम फाइंड जो ना कर लेते हैं। जहाँ पर दो ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो वही पॉइंट जो है वो सॉल्यूशन जो ना होता है। और इसमें क्या होगा, स्क्वायर रूट के ऑफ फंक्शन के बारे में, ये भी हमने विजिट में देखा था। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट ऑफ फंक्शन, ये भी हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूज़ जो है ना क्या है फंक्शंस का, ये भी हम जो है पढ़ेंगे। तो ये है इसका इंट्रोडक्शन। तो इसका पहला जो है ऑब्जेक्टिव था इंट्रोडक्शन, और दूसरा हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो है कंसेप्ट ऑफ ए फंक्शन। फंक्शन का कंसेप्ट हम देखते हैं कि फंक्शन का कंसेप्ट जो है ना क्या है। सबसे पहले तो ये बात याद रखें, ये जो फंक्शन का कंसेप्ट है, एक मैथमेटिशियन थे, जर्मन मैथमेटिशियन लेबनीज़, उन्होंने 1673 में इसका कंसेप्ट जो ना दिया था फंक्शन का। अब फंक्शन क्या होता है इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फंक्शन का, तो इसको आपने अच्छी तरह समझना है, इसके कंसेप्ट को आपने क्लियर करना है। मैं मुख्तलिफ आपको एग्जांपल्स भी दूंगा, और रियल लाइफ में हम फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं, डेली लाइफ में हम फंक्शन को यूज़ करते हैं, उसकी भी मैं आपको एग्जांपल्स जो है बताऊँगा। तो ये है हमारा आज का जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है, कंसेप्ट ऑफ ए फंक्शन। तो सबसे पहले याद रखें कि ये जर्मन मैथमेटिशियन थे लेबनीज़, 1673 में ये उसकी डेट ऑफ बर्थ है, और ये इसकी डेट ऑफ डेथ है, ये उसका ईरा है। 1673 में उसने ये कंसेप्ट दिया था फंक्शन का। तो अब हम उसको समझते हैं कि वो क्या है। सबसे पहले तो बात ये याद रखें कि फंक्शन जो है ये एक रूल ऑफ करेस्पॉन्डेंस है। फंक्शन जो है ये रूल ऑफ करेस्पॉन्डेंस है। फंक्शन जो है ये रूल ऑफ करेस्पॉन्डेंस है दैट डिस्क्राइब अ रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ये इनपुट और आउटपुट के दरमियान ये रिलेशन डिस्क्राइब जो ना करता है। फंक्शन जो है रूल ऑफ करेस्पॉन्डेंस है दैट डिस्क्राइब अ रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। और ये बात याद रखें, इनपुट और आउटपुट के दरमियान हर वो रिलेशन जिसमें फॉर ईच इनपुट देयर इज़ वन एंड ओनली वन आउटपुट। हर इनपुट के कोरेस्पॉन्डेंस फॉर ईच इनपुट देयर इज़ वन एंड ओनली वन आउटपुट, सिर्फ और सिर्फ एक ही आउटपुट होनी चाहिए। ऐसा जो रिलेशन होगा इनपुट और आउटपुट के दरमियान उसे हम फंक्शन कहेंगे। हर रिलेशन को हम फंक्शन नहीं कहते, इनपुट और आउटपुट के दरमियान हर रिलेशन को हम फंक्शन नहीं कहते। अगर हम सिर्फ यूँ कहते हैं कि फंक्शन जो है ये एक रिलेशन है इनपुट और आउटपुट के दरमियान, तो ये बात जो है इनकम्प्लीट है। फंक्शन क्या है, फंक्शन कहते हैं इनपुट और आउटपुट के दरमियान ऐसा रिलेशन जिसमें फॉर ईच इनपुट देयर इज़ वन एंड ओनली वन आउटपुट। एक इनपुट के कोरेस्पॉन्डेंस बस एक ही आउटपुट होनी चाहिए। वन एंड ओनली वन भी लिखते हैं, एग्जैक्टली वन भी लिख सकते हैं, एग्जैक्टली वन आउटपुट।
एग्जैक्टली वन आउटपुट भी लिख सकते हैं। इसके लिए आप और वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, यूनिक का लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते हैं, यूनिक आउटपुट होनी चाहिए। अब मैं इसको समझाने के लिए, इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम एरो डायग्राम का इस्तेमाल जो है ना करते हैं। देखिए डेली लाइफ में हम इनपुट और आउटपुट के दरमियान रिलेशन यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे एक हमारे पास जूसर मशीन है। अब उस जूसर मशीन में क्या होता है, एक इनपुट हम एप्पल जो ना डाल देते हैं और उसकी आउटपुट जो ना क्या होती है, जूस की सूरत में वो आउटपुट जो ना होती है। इसी तरह हमारे पास देखें जैसे एटीएम मशीन है, हम उसमें इनपुट जो ना डालते हैं, कार्ड इंसर्ट जो ना करते हैं, उसमें हम पिन जो ना असाइन करते हैं और फिर जो है पैसों की सूरत में आउटपुट जो ना आ जाती है। इसी तरह आटा पीसने वाली मशीन है और थ्रेशर मशीन है, तो मुख्तलिफ मशीन जो ना है। तो फंक्शन जो है ये दिस इज़ जस्ट अ मैथमेटिकल मशीन। फंक्शन भी ऐसे है जैसे एक मशीन जो ना होती है। अब आपने एक वेदर ऐप जो ना देखी होगी। अब मैं आपको एरो डायग्राम से ये जो वन लाइनर है, एक लाइन है, इसका कंसेप्ट क्लियर जो ना करते हैं। इसका कंसेप्ट क्लियर करने के बाद फिर हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो एफएससी लेवल पर है, जो एग्ज़ाम लेवल पर जो ना होगी। अब आपने जो है ये वेदर ऐप जो है ना देखी होगी। अब वेदर ऐप में क्या होता है कि हम किसी सिटी का नाम जो है ना लिखते हैं और वो हमें टेम्परेचर जो है ना बताती है कि सिटी का टेम्परेचर क्या है। फर्स्ट करें हम एट 11 o'clock हम जो है टेम्परेचर देखते हैं। फर्स्ट कर लेता हूँ, ये मैं अपनी तरफ से जो है ना ये असाइनमेंट, ये कोरेस्पॉन्डेंस शो कर रहा हूँ। डीजी खान का टेम्परेचर एट 11 o'clock फर्स्ट करें ये 46 डिग्री है। ये इसको कहते हैं कोरेस्पॉन्डेंस। लाहौर है, उसका टेम्परेचर फर्स्ट कर लेते हैं ये 42 डिग्री है। मुल्तान है, इसका टेम्परेचर जो है वो 48 डिग्री है। कराची है, इसका टेम्परेचर फर्स्ट कर लेता हूँ ये 44 डिग्री है। कलकत्ता है, इसका टेम्परेचर ये 40 डिग्री है। सिडनी है, इसका जो टेम्परेचर है फर्स्ट करें वो 25 डिग्री है। तो ये मैंने जो है मुख्तलिफ़ सिटीज़ के ये मैंने आपको टेम्परेचर जो है ना बताए। तो ये जो हमारे पास सिटीज़ हैं उनको मैंने एक्स से, सेट एक्स से डिनोट कर दिया और ये सारी के सारी ये इनपुट्स जो है ना हैं। और ये इस तरफ जो है जो सेट वाई है जिसमें टेम्परेचर्स हैं, ये सब के सब जो है ना क्या हैं, ये आउटपुट हैं। अब सबसे पहले तो देखें कि फॉर ईच इनपुट, हर इनपुट की सिर्फ़ और सिर्फ एक ही आउटपुट होनी चाहिए। इस सेट एक्स में देखें कि हर जो है सिटी की इनपुट मौजूद है। डीजी खान है, इसका भी रूल ऑफ करेस्पॉन्डेंस है, इसका भी है, इसका भी एरो नज़र आ रहा है, इसका भी हमें एरो नज़र आ रहा है। इस कलकत्ता है, इसका भी एरो नज़र आ रहा है। सिडनी है, इसका भी एरो नज़र आ रहा है। तो ये जिसके हमें एरो नज़र आ रहे हैं ये हैं रूल ऑफ करेस्पॉन्डेंस। तो हर इनपुट सेट एक्स में हर जो इनपुट है वो उसकी एक आउटपुट है, हर इनपुट की है। कोई ऐसा सिटी यहाँ पर नहीं है जिसकी कोई आउटपुट ना हो। हर सिटी की आउटपुट जो इनपुट आउटपुट है। तो ये जो हमारे पास हैं ईच वाली जो कंडीशन है इसमें पूरी है। अब हम ये देखते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ एक ही आउटपुट होनी चाहिए। अब जो डीजी खान है उसकी सिर्फ एक ही आउटपुट है 46। तो ये इस डीजी खान के लिहाज से ये कंडीशन पूरी है कि वन आउटपुट होनी चाहिए। लाहौर है, उसकी भी एक ही आउटपुट है। मुल्तान है, उसकी भी एक ही आउटपुट है। कराची है, इसकी भी एक ही एरो नज़र आ रहा है, देखें सिर्फ एक ही आउटपुट है। और कलकत्ता है, उसका भी देखें एक ही हमें एरो नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब इसकी भी सिर्फ एक ही आउटपुट है। और सिडनी है, इसकी भी सिर्फ एक ही आउटपुट जो है। इसका मतलब ये हुआ कि हर इनपुट की सिर्फ़ और सिर्फ एक ही आउटपुट है। तो इसका मतलब है कि ये जो रूल ऑफ करेस्पॉन्डेंस है ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज़ अ फंक्शन। इसको हम एफ़ से डिनोट कर लेते हैं। यूजुअली एफ़ से डिनोट करते हैं, वैसे जी भी यूज़ करते हैं, एच भी यूज़ करते हैं, मोस्टली एफ़ और जी हम यूज़ करते हैं। तो ये जो आपके सामने रूल ऑफ करेस्पॉन्डेंस है इसमें आप देख रहे हैं कि हर इनपुट जो है उसके कोरेस्पॉन्डेंस सिर्फ़ और सिर्फ एक ही आउटपुट है। तो इसका मतलब है कि ये जो रूल ऑफ करेस्पॉन्डेंस है, ये जो रिलेशन है इनपुट और आउटपुट के दरमियान, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये फंक्शन है। अब हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं।
देखिए हम इस रिलेशन को देखते हैं। इस रिलेशन में जो डीजी खान है उसकी एक आउटपुट है, डीजी खान इसकी सिर्फ़ और सिर्फ एक ही आउटपुट है। कराची है, इसकी भी सिर्फ़ और सिर्फ एक ही आउटपुट है। लंदन जो है, ये जो सिटी है लंदन, इसकी कोई भी आउटपुट नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रूल ऑफ करेस्पॉन्डेंस है ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक सिटी ऐसा मौजूद है जिसकी कोई भी आउटपुट जो है नहीं है। तो हमने कंसेप्ट में ये कहा था फॉर ईच इनपुट, ईच का लफ्ज़ था, फॉर ईच इनपुट देयर शुड बी वन एंड ओनली वन आउटपुट। बेशक यहाँ पर मद्रास है, इसका भी जो है ना आउटपुट है और वो सिर्फ एक ही है, और मुल्तान है उसकी भी सिर्फ एक ही आउटपुट है, लेकिन इसमें एक जो है ना सिटी ऐसा है जिसकी कोई भी आउटपुट नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो रूल ऑफ करेस्पॉन्डेंस है ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो फर्स्ट कंडीशन थी फॉर ईच इनपुट, ईच फॉर एवरी, ये वाली कंडीशन पूरी इसमें नहीं है। अब हम एक और एरो डायग्राम देखते हैं। ये जो एरो डायग्राम है सिर्फ आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, ईच और वन एंड ओनली वन पॉइंट, वन एंड ओनली वन आउटपुट, इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम ये एरो डायग्राम का इस्तेमाल जो ना करते हैं। एक और हम एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट करें, ये मैंने यहाँ पे सिटीज़ लिखे और इसको मैंने सेट को एक्स से डिनोट कर दिया, और इस तरफ जो है यहाँ पर है उनके टेम्परेचर्स। अब यहाँ पे जो इसके टेम्परेचर्स हैं इनको मैंने सेट वाई से डिनोट कर दिया। फर्स्ट करें, डीजी खान है, इसका टेम्परेचर 48 भी है और 46 भी है। मुल्तान है, इसका टेम्परेचर 45 है, और फर्स्ट करें ये जो लाहौर है इसका टेम्परेचर जो है वो 42 है। अब इसमें हम देखते हैं कि ये जो रूल ऑफ करेस्पॉन्डेंस है, ये जो इनपुट और आउटपुट के दरमियान रिलेशन है, ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता। तो इसमें देखें कि ये हमारे पास एक, सबसे पहले तो देखते हैं क्या हर इनपुट की आउटपुट है। तो देखिए यहाँ पर ये जो डीजी खान है इसका भी एरो हमें नज़र आ रहा है, मुल्तान है इसका भी है, इसका भी है, लाहौर का भी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट कंडीशन है वो पूरी है कि हर इनपुट की आउटपुट मौजूद है। अब हम ये देखते हैं क्या हर इनपुट की सिर्फ़ और सिर्फ एक ही आउटपुट है। तो देखिए जो डीजी खान है इसकी आउटपुट जो है ना 48 भी है और 46 भी है। यानी कि हम ऐसा करते हैं कि एट 12 o'clock हम टेम्परेचर चेक करते हैं वेदर ऐप में, अगर वो ये शो करे कि 48 भी है और 46 भी है, तो इसका मतलब है ये तो पॉसिबल नहीं है कि एक ही टाइम में दो दो टेम्परेचर जो ना हो। तो इसका मतलब है एक इनपुट की सिर्फ़ और सिर्फ एक ही आउटपुट नहीं है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, ये जो रूल ऑफ करेस्पॉन्डेंस है ये फंक्शन नहीं है। इसमें क्या था, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं थी, इस इनपुट की कोई भी आउटपुट नहीं थी, और इसमें जो है सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, एक इनपुट की दो आउटपुट आ गई। इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो इनपुट और आउटपुट के दरमियान रिलेशन है ये फंक्शन नहीं है। तो जस्ट ये कहे कि इनपुट और आउटपुट के दरमियान रिलेशन है उसको हम फंक्शन कहते हैं, ये इनकम्प्लीट है। कंप्लीट बात और सही बात ये है कि फॉर ईच इनपुट, तो आपने एक लाइन बस याद रखनी है, जो स्टूडेंट भी इस एक लाइन को याद रख लेगा तो वो फंक्शन की डेफिनेशन को, फंक्शन के कंसेप्ट को समझ सकता है। फॉर ईच इनपुट देयर इज़ वन एंड ओनली वन आउटपुट। अब इसमें क्या था, ये फंक्शन था, हर इनपुट की सिर्फ़ और सिर्फ एक ही आउटपुट है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये फंक्शन है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम फंक्शंस को अपनी रियल लाइफ में भी यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर ये किचन में भी हम यूज़ करते हैं। कैसे, कोई खाना जो ना बनाते हैं, अगर उस खाने की रेसिपी एक ही हो हर दफ़ा, तो उस खाने का जायका भी एक ही होगा। अगर रेसिपी सेम रहेगी तो हर मर्तबा टेस्ट भी सेम रहेगा, वो डिफरेंट नहीं होगा। ये भी एक एग्जांपल है फंक्शन की। इसी तरह आप देखें जो बेवरेजेस हैं, यानी कि जहाँ पे मशरूबात जो है ना सेल जो है ना होते हैं, दुबई में जाएं, सऊदी अरब में जाएं या यूरोपियन कंट्रीज़ में जाएं, तो वहाँ पर जो डिस्पेंसर्स जो है ना होते हैं जिसमें मशरूबात होते हैं, यानी कि पेप्सी होती है, कोक है, शीज़ान है, या और अदर जो है ना जूसेस। अब वहाँ पर क्या करते हैं, कोई ह्यूमन क्लर्क भी नहीं होता, तो वहाँ पर जो है ना एक कॉइन जो है ना डालते हैं, सिक्का जो है ना डालते हैं, या कार्ड इंसर्ट करते हैं, या कैश जो है ना डालते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, हम एक सिलेक्शन जो है ना देते हैं। सिलेक्शन मीन
कि हम वहाँ पे देंगे कि ये पेप्सी हमें चाहिए या कोक चाहिए या कौन सा हमें मशरूब चाहिए। हम उस सिलेक्शन देते हैं और उसके बाद हम बटन प्रेस करते हैं तो एक आउटपुट जो है ना आ जाती है। तो ये भी इनपुट और आउटपुट के दरमियान जो है क्या है, रिलेशन है। तो देखिए रियल लाइफ में हम इनपुट और आउटपुट के दरमियान रिलेशन यूज़ करते हैं। इसका मतलब है हम फंक्शन यूज़ करते हैं। फंक्शन के कंसेप्ट को समझने के लिए एक और एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट करें हमारे पास ये सेट एक्स है, इसमें ये जो B1 मीन्स के ये बटन जो है ना है, बिजली के बटन जो है ना होते हैं, एक बटन ये है B1 है, B2 है, B3 है, और इसके जो आउटपुट है जो सेट Y है इसमें ये फैंस हैं। एक फ़ैन ये है, F2 है, ये L1 एक लाइट ये है, L2 L3। अब यहाँ पर ये जो बटन है इसको जब हम प्रेस करते हैं तो उससे हुआ ये कि एक फ़ैन भी ऑन हो गया और एक जो है लाइट भी ऑन हो गई। एक बटन प्रेस करने से फ़ैन भी ऑन हो गया और एक लाइट भी ऑन हो गई। इसका क्या मतलब हुआ, एक इनपुट है और उसके कोरेस्पॉन्डेंस जो है तो दो आउटपुट जो ना है। अब एक इनपुट के कोरेस्पॉन्डेंस अगर दो आउटपुट जो ना आ जाएँ तो ऐसा जो रूल ऑफ कोरेस्पॉन्डेंस होता है, ऐसा जो इनपुट और आउटपुट के दरमियान रिलेशन होता है वो फंक्शन नहीं होता। अब ये जो हमारे पास रिलेशन है इनपुट और आउटपुट के दरमियान, ये फंक्शन नहीं है। हालांकि ये जो P2 है ये भी असाइन है, इसकी भी आउटपुट मौजूद है। B3 है, इसकी भी आउटपुट मौजूद है और एक ही आउटपुट है। सम टाइम ऐसा होता है कि स्टूडेंट जो है ना क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो है इसकी तो सिर्फ एक ही आउटपुट है और इसकी भी सिर्फ एक ही आउटपुट है, और हर एलिमेंट सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट कर गया कि जिसकी जो है एक से ज़्यादा आउटपुट जो ना है। तो एक से ज़्यादा आउटपुट अगर आ जाएँ तो याद रखें, अगर एक भी इनपुट ऐसी एग्जिस्ट कर गई, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है। अगर सेट एक्स में 100 एलिमेंट्स होते, 100 में से 99 एलिमेंट जो थे उनकी सिर्फ एक ही आउटपुट होती, लेकिन एक एलिमेंट ऐसा होता जिसकी एक से ज़्यादा आउटपुट होती, तो वो पूरा का पूरा जो रिलेशन है इनपुट और आउटपुट के दरमियान वो फंक्शन ना होता। तो बहरहाल ये दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। एक और देख लेते हैं। फर्स्ट करें, ये हमारे पास एक है सेट एक्स है और ये सेट वाई है हमारे पास। इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और इसमें एलिमेंट सपोज कर लेते हैं 5 6 7 8। 1 5 के साथ साइन है, फर्स्ट कर लेता हूँ। 2 6 के साथ साइन है, 4 8 के साथ साइन है। तो ये जो रिलेशन है इनपुट और आउटपुट के दरमियान, ये भी फंक्शन नहीं होगा। इस वजह से क्योंकि एक इनपुट ऐसी है जिसकी कोई भी आउटपुट नहीं है, तो यहाँ पर ईच वाली कंडीशन जो है वो फुलफ़िल नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, ये मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। ये आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखकर भेजना है। अगर आपको अब तक जो मैंने पढ़ाया, अब तक जो हमने पढ़ा, अगर आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो फिर आप इसका आंसर जो है ना बताएं। आपने येस या नो लिखना है, येस या नो। अगर ये फंक्शन है तो आप कमेंट बॉक्स में येस लिख दें। अगर आप ये समझते हैं कि ये फंक्शन नहीं है तो आप इसको नो लिख दें। तो इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। डेफिनेशन वही है, फॉर ईच इनपुट देयर शुड बी वन एंड ओनली वन आउटपुट। डेफिनेशन को देखें, उससे आप बता सकते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो अगर ये फंक्शन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें येस, अगर ये फंक्शन नहीं है तो आप इसको लिख दें नो। डियर स्टूडेंट्स, इस कंसेप्ट को समझने के लिए कुछ और एग्जांपल्स, मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है एक स्क्वायर है, एक हमारे पास स्क्वायर है। सपोज कर लेते हैं कि ये लेंथ x है, तो अपेरेंटली ये भी x होगी, ये भी x होगी और ये लेंथ भी x होगी। स्क्वायर ऐसी 4 साइड फिगर जिसमें तमाम साइड्स की लेंथ जो है ना क्या हो, इक्वल हों। अब इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होता है x मल्टीप्लाइड बाई x। इसका एरिया होगा x स्क्वायर। इस स्क्वायर का जो एरिया है वो x स्क्वायर है। अब अगर हम x को कोई लेंथ असाइन जो ना कर दें, अगर ये जो स्क्वायर है अगर इसकी लेंथ फर्स्ट करें हमारे पास 2 हो, x इज़ इक्वल टू 2 हो, तो एरिया क्या होगा, एरिया इज़ इक्वल टू ये होगा 2 का स्क्वायर, एरिया 4 होगा। अगर x हमारे पास 3 है तो एरिया हमारे पास क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा।
तो आप देखें जब हम एक इनपुट असाइन करते हैं तो हमारे पास जो आउटपुट है वो भी सिर्फ एक ही है, ओनली वन है। यहाँ पर एरिया की एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं है, सिर्फ एक ही वैल्यू है। सपोज़ कोई और असाइन कर लेते हैं, x इज़ इक्वल टू 4 असाइन कर लें तो एरिया जो है वो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो इसका मतलब है जब हम x को एक वैल्यू असाइन करते हैं, एक इनपुट देते हैं, तो उसके कोरेस्पॉन्डेंस सिर्फ एक ही आउटपुट आती है, एक ही एरिया जो ना है। तो इसका मतलब है कि ये जो रिलेशन है दिस रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन। तो हम कह सकते हैं कि एरिया जो है दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ x। एरिया जो है एरिया इज इक्वल टू एक्स, ओके, दिस रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर है, वो होता है v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। हम r को कोई रेडियस असाइन करते हैं, फर्स्ट करें हम r को असाइन कर देते हैं 1, तो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई। हम r को अगर 2 असाइन कर दें तो वॉल्यूम भी यूनिक होगा, एग्जैक्टली 1 वॉल्यूम आएगा। तो इसका मतलब है फॉर ईच r हम r को जो भी असाइन जो ना करें, रेडियस हम कोई भी असाइन करें, तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी इस वॉल्यूम की। तो इसका मतलब है कि ये जो वॉल्यूम है ये फंक्शन है रेडियस का, और ये भी इनपुट और आउटपुट के दरमियान रिलेशन है। फॉर ईच इनपुट देयर इज़ ओनली वन आउटपुट। तो ये भी किसको रिप्रेजेंट करता है, फंक्शन को रिप्रेजेंट जाना करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम फंक्शंस के लिए हम इक्वेशंस भी बना लेते हैं। कोई भी फंक्शन है उसको हम इक्वेशन से रिप्रेजेंट जो ना करते हैं। तो ये हमने कुछ और एग्जांपल जो ना देखी। फॉर ईच इनपुट देयर इज़ ओनली वन आउटपुट की। तो ये हमारा कंसेप्ट ऑफ फंक्शन। इसमें अब हम देखते हैं डेफिनेशन। फंक्शन की डेफिनेशन हम देखते हैं। जो आपके एफएससी लेवल पर जो डेफिनेशन अगर एग्ज़ाम में आए और वो आपको लिखनी हो, तो फंक्शन की डेफिनेशन ये है, क्योंकि हमारे ऑब्जेक्टिव में क्या था कि हमें फंक्शन की डेफिनेशन पढ़नी है, कंसेप्ट ऑफ फंक्शन, फिर डेफिनेशन पढ़नी है फंक्शन की, डोमेन के बारे में पढ़ना है, को डोमेन के बारे में पढ़ना है, और रेंज के बारे में पढ़ना है। तो ये हमारे आज के ऑब्जेक्टिव्स में ये चीज़ शामिल है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शन की डेफिनेशन। तो फंक्शन के बारे में, ए फंक्शन एफ फ्राम अ सेट एक्स टू अ सेट वाई इज़ अ रूल ऑफ करेस्पॉन्डेंस। तो बस फंक्शन के बारे में याद रखें, रूल ऑफ करेस्पॉन्डेंस दैट असाइंस मीन मुंसलिक करना, अटैच करना, या कोरेस्पॉन्ड्स का लफ्ज़ भी लिख सकते हैं, दैट कोरेस्पॉन्ड्स टू ईच एलिमेंट एक्स इन एक्स। जो सेट एक्स के हर एलिमेंट को, अब ये भी याद रखें कि जो सेट एक्स है उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको हम स्मॉल एक्स से डिनोट कर रहे हैं। टू ईच एलिमेंट एक्स इन एक्स आ यूनिक एलिमेंट वाई इन वाई, जो मैंने आपको बताया था ना, वन एंड ओनली वन पॉइंट। तो ये मतलब है यूनिक भी कहते हैं, यूनिक एलिमेंट वाई इन वाई। जो कैपिटल वाई है उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको हम स्मॉल वाई से डिनोट करते हैं। तो बस दो ही कंडीशन है, दैट असाइंस टू ईच एलिमेंट एक्स इन एक्स अ यूनिक एलिमेंट वाई इन वाई। तो ये डेफिनेशन है फंक्शन की। तो याद रखें ये जो सेट एक्स है इसको हम कहते हैं द सेट एक्स इज़ कॉल्ड द डोमेन ऑफ एफ। तो जो सेट वाई है, द सेट ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वाई इन वाई इज़ कॉल्ड रेंज ऑफ एफ, उसको हम रेंज कहते हैं। यानी कि सेट वाई के वो एलिमेंट्स, जैसे ये जो सेट वाई का एलिमेंट वाई था, इसमें इसके साथ कौन सा एलिमेंट की कोरेस्पॉन्डेंस थी एक्स की, यानी कि ये जो एक्स है ये इस वाई के साथ असाइन था। तो ये एलिमेंट वाई जो है ये किस में शामिल होता है, रेंज में। मैं इसकी डिटेल अभी आपको बताता हूँ एरो डायग्राम से भी। वाइल द कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन इज़ द सेट वाई, और ये जो सेट वाई है ये पूरा का पूरा ये कोडोमेन कहलाता है। तो ये मैं आपको अभी एक मरतबा फिर बताता हूँ। सेट एक्स को डोमेन कहते हैं, सेट वाई को कोडोमेन कहते हैं, और सेट वाई के वो एलिमेंट्स जिनसे सेट एक्स के एलिमेंट्स असाइन होंगे तो सेट वाई के वो एलिमेंट्स रेंज कहलाते हैं। एक बात यहाँ पर याद रखें कि ये जो सेट एक्स है, अगर हमें गिवन हो कि ये क्या है, नेचुरल नंबर है या ये रैशनल नंबर है, ये कौन सा सेट है, अगर ये गिवन हो फिर तो ठीक है। अगर गिवन ना हो तो याद रखें, अंडरस्टूड होगा कि ये जो सेट एक्स है ये भी रियल नंबर है और जो सेट वाई है ये भी रियल नंबर है।
ये एक क्वेश्चन में ये बात काम आएगी। वी शैल एज्यूम हेयर आफ्टर दैट द सेट एक्स एंड वाई कंसिस्ट ऑफ रियल नंबर्स। अगर गिवन हो कि ये कौन से सेट हैं, वेल एंड गुड, फिर तो ठीक है। अगर ये गिवन ना हो तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड होगा कि जो सेट एक्स हैं वो सेट वाई है, ये रियल नंबर्स हैं। अब मैं आपको इन्हीं चीज़ों को एक मतलब फिर एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए, फर्स्ट करें, हमारे पास f जो है, दिस इज़ अ फंक्शन फ्रॉम सेट x टू सेट y। तो मैंने भी आपको ये बताया था, ये जो सेट x है इसको हम कहते हैं डोमेन, और जो सेट y है इसको कहते हैं कोडोमेन। ये आपको अच्छी तरह याद रखना है, इस सेट y को कोडोमेन कहते हैं। बास स्टूडेंट इसको रेंज कह रहे होते हैं, तो रेंज में और कोडोमेन में फ़र्क है, मैं अभी आपको बताता हूँ। अच्छा, फंक्शन को डिनोट कैसे करते हैं, f फिर 2 डॉट्स लिखें, ये सेट x, एरो, और फिर ये सेट y। उसको पढ़ते कैसे हैं, f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम x टू y। सेट x को क्या कहते हैं, डोमेन, और सेट y को क्या कहते हैं, कोडोमेन। अब ये हमारे पास जो है रेंज किसे कहते हैं, ये फर्स्ट करें, हमारे पास एक फंक्शन है f फ्रॉम x टू y, तो रेंज कहते हैं सेट y के वो एलिमेंट्स जो सेट x के एलिमेंट्स के इमेजेस होंगे। इमेजेस, इसको हम इमेजेस भी पढ़ते हैं कि 1 का जो इमेज है वो 6 है, 2 का जो इमेज है वो 7 है, 3 का इमेज जो है वो 8 है, और 4 का इमेज जो है वो 9 है। सेट y के वो एलिमेंट्स जो सेट x के एलिमेंट्स के इमेजेस होंगे, वो एलिमेंट रेंज में होंगे। तो अब y के कौन से एलिमेंट्स होंगे जो सेट x के एलिमेंट्स के इमेजेस हैं, तो एक 6 है, एक 7 है, एक 8 है, और एक 9 है। तो सेट x के एलिमेंट्स y के जिन एलिमेंट्स के साथ जाकर असाइन होंगे, तो y के वो एलिमेंट्स इमेजेस, वो एलिमेंट्स रेंज कहलाएंगे। तो जैसे 6 है, 7 है, 8 है, और 9 है, ये इस फंक्शन की रेंज कहलाते हैं। तो रेंज ऑफ f ऐसे लिखते हैं कैपिटल R, और सबस्क्रिप्ट लिख देते हैं f। इस फंक्शन की रेंज किसके इक्वल होगी, 6, 7, 8 और 9। कोडोमेन में कौन सा सेट होगा, पूरा का पूरा सेट y, ये कोडोमेन में होगा। जो एलिमेंट्स इमेजेस हैं या नहीं हैं, वो एलिमेंट्स जो हैं कोडोमेन में होंगे। तो सेट y दिस इज़ इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ये सेट y पूरा का पूरा कोडोमेन है। और डोमेन में कौन से एलिमेंट्स हैं, डोमेन के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4। ये जो सेट x है और सेट y है, अगर ये स्टेट कर दिया जाए कि ये क्या है तो ठीक है, अदरवाइज ये अंडरस्टूड होगा कि जो f है, दिस इज़ अ फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो इसके डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, और को डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। हाँ, अगर फर्स्ट करें ऐसे स्टेट हो, f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम सेट r प्लस टू r प्लस, इसका क्या मतलब है कि इस फंक्शन की जो डोमेन है वो भी सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, और इस फंक्शन की जो को डोमेन है वो भी सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। अब ये क्योंकि स्टेट कर दिया गया है, बता दिया गया है कि इस फंक्शन की जो डोमेन है वो क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। अगर ऐसे लिखा हो f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम r टू r पॉजिटिव, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब यह है कि इस फंक्शन की जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर है, और इस फंक्शन की जो को डोमेन है वो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर है। तो ये था कंसेप्ट डोमेन का, को डोमेन का। एक और चीज़, कुछ हम और वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। को डोमेन क्या होती है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जो सेट y के एलिमेंट्स हैं ये पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो उसको हम कहते हैं को डोमेन। और सेट ऑफ एक्चुअल आउटपुट्स, एक्चुअल आउटपुट कौन कौन सी है, 6, 7, 8, 9, जो सेट ऑफ एक्चुअल आउटपुट्स है उसे हम रेंज कहते हैं। इसको हम बुक में से भी देख सकते हैं, देखिए नोट लिखा हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, को डोमेन इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स बट द रेंज इज़ द एक्चुअल सेट ऑफ आउटपुट्स। तो ये हमारे पास जो है डोमेन, को डोमेन के बारे में और रेंज के बारे में ये कुछ लिखा हुआ है। प्रोड्यूस्ड बाय फंक्शन अंडर द गिवन डोमेन दैट इज़ रेंज सेट इज़ ऑलवेज अ सबसेट ऑफ को डोमेन। इसका मतलब है जो रेंज होती है वो सबसेट होती है को डोमेन की। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स थे उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नोटेशन एंड वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। तो हम देखते हैं कि वैल्यू ऑफ ए फंक्शन किसे कहते हैं और इसके लिए नोटेशन क्या होती है। तो एक बात याद रखें,
वैल्यू ऑफ ए फंक्शन के लिए जो नोटेशन दी थी वो एक मैथमेटिशियन थे, स्विस मैथमेटिशियन लियोनहार्ड ऑयलर, इसका उनका पूरा नाम लियोनहार्ड ऑयलर। ये स्विस मैथमेटिशियन थे। उन्होंने जो है, इस मैथमेटिशियन ने नोटेशन जो है ना दी वैल्यू ऑफ ए फंक्शन के बारे में। तो इसको ज़रा हम डिस्कस करते हैं, फिर इसको यहाँ से देखते हैं। आप इसमें देख रहे हैं कि जो 1 है, इस इनपुट की ये आउटपुट है 6। इसको हम ऐसे भी, ये जो 6 है ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन कहलाती है एट 1। ये जो 7 है ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन है एट 2। और ये जो 8 है ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन है एट 3। और ये जो 9 है ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन है एट 4। तो ये जो आउटपुट्स होती हैं इनको हम वैल्यू ऑफ फंक्शन कहते हैं। या 1 जो है ये किसके साथ है, साइन है 6 के साथ। हम इसको ऐसे भी लिखते हैं एफ ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 6। ये जो 6 है दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 1। सिमिलरली ऐसे भी लिखेंगे एफ ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 7। 3 किसके साथ है, साइन है 8 के साथ। इसको हम लिखेंगे एफ ऑफ 3 इज़ इक्वल टू 8। और इस 4 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कितनी आती है, 9। इसको हम लिखते हैं एफ ऑफ 4 इज़ इक्वल टू 9। तो इसे हम कहते हैं वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। ये जो हमारे पास 6 है, ये 7 है, 8 है और ये 9 है, ये वैल्यू ऑफ फंक्शन कहलाती हैं। 6 जो है वैल्यू ऑफ ए फंक्शन है एट 1। 7 जो है ये वैल्यू ऑफ ए फंक्शन है एट 2। और 8 जो है ये वैल्यू ऑफ फंक्शन है एट 3। और 9 जो है ये वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, वैल्यू ऑफ ए फंक्शन याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो 9 है ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन है, यानी कि जो आउटपुट होती है ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन है, ये एट 4। देखिए फर्स्ट करें, हमारे पास एक सेट x है और ये y है। इसमें जस्ट एक एलिमेंट है x और इसमें भी जस्ट 1 एलिमेंट है y और ये एलिमेंट इसके साथ साइन है। तो आप ये देख रहे हैं कि इनपुट और आउटपुट के दरमियान ये जो रिलेशन है ये फंक्शन है, क्योंकि फंक्शन की जो कंडीशंस हैं ये फुलफिल हैं। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, ऑयलर नोटेशन में f ऑफ x इज़ इक्वल टू y। ये देखें, ये जो नोटेशन है दिस इज़ कॉल्ड ऑयलर नोटेशन। ये जो स्विस मैथमेटिशियन थे उसने ये नोटेशन दी, तो उसी पर इसका नाम है, इस नोटेशन का नाम है ऑयलर नोटेशन। अब ये जो हमारे पास x है ये इनपुट है और ये जो y है ये आउटपुट है, दिस इज़ आउटपुट। ये जो y है इसे हम कहते हैं ये आउटपुट है। एक बात याद रखें, जो आउटपुट होती है वो इनपुट के ऊपर डिपेंड करती है। जैसी इनपुट होगी उसके मुताबिक आउटपुट होगी। तो ये मिसाल के तौर पर जैसे हमने ये कहा था कि फ़ंक्शन जो है एक ऐसे है जैसे मैथमेटिकल मशीन होती है। जैसे हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में मशीन यूज़ जो है ना करते हैं, जब हम कहते हैं ना ये मशीनी दौर है तो इसका मतलब है ये फंक्शन का दौर है। अब यहाँ पर जैसे फर्ज करें, हम यहाँ पर किसी जूसर मशीन में हम इनपुट डालते हैं कैरेट, तो उसका जो जूस होगा वो भी कैरेट का जूस होगा। अगर यहाँ पर हम इनपुट डालते हैं एप्पल, तो उसकी आउटपुट जो है ना क्या होगा, एप्पल का जूस होगा। अब ये नहीं हो सकता कि हम उसकी इनपुट में तो हम कैरेट डाल दें और ये तवक्को रखें कि यहाँ पर जो है ना एप्पल का जूस आएगा, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि जो आउटपुट है वो इनपुट पर डिपेंड जो है ना करती है। आउटपुट जो है वो इनपुट पर डिपेंड करती है। तो याद रखें, ये जो y है और ये x है ये वेरिएबल्स हैं। y को हम कहते हैं ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख लेता हूँ y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x, तो ये इट मीन्स के y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x, ये जो y है ये कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। y जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और ये जो इनपुट है x ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये हमारे अख्तियार में है कि हम इनपुट क्या डाल रहे हैं। ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि जूसर मशीन है उसमें हम कैरेट डालते हैं या एप्पल डालते हैं या कोई और चीज़ डालते हैं, तो ये इनपुट जो है और ये आउटपुट है। तो याद रखें, आउटपुट जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल और ये जो x है इनपुट ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और फंक्शन को ऐसे भी डिफ़ाइन किया है सम बुक्स में, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशन है वो फंक्शन है। लेकिन ये भी इनकम्प्लीट बात है। कंप्लीट बात क्या है, फॉर ईच इंडिपेंडेंट वेरिएबल देयर शुड बी वन एंड ओनली वन डिपेंडेंट वेरिएबल।
तो उस रिलेशन को हम क्या, उस डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान जो रिलेशन है उसे हम क्या कहेंगे, फंक्शन। तो शॉर्टली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान जो रिलेशन है उसे हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। अब फंक्शन जो है इसको हम कहते हैं ये एक कंप्यूटिंग मशीन है। इस तरफ से आएंगी इनपुट्स और जो कुछ प्रोसेस होना है वो इसमें होना है, और इधर हमारे पास जो है क्या आएंगी, आउटपुट्स। तो ये बिल्कुल इसकी रिजेम्बलेंस जो है फंक्शन की एक कंप्यूटिंग मशीन की तरह है, मशीन है। फंक्शन इज़ अ मशीन। तो ये समझे इसका, ये यहाँ पर हम इनपुट डालेंगे और जो प्रोसेस होगा वो यहाँ पर, और इस तरफ जो है क्या आएंगी, आउटपुट्स। तो हमारा जो आज का एक और ऑब्जेक्टिव था, नोटेशन एंड वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। तो ये मैंने आपको सारी डिटेल जो है ये आपको मैंने बताई। इसमें मैंने आपको डिपेंडेंट वेरिएबल भी बताया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बताए, तो इसको भी आपने देखना है। मैं एक और आपके सामने एग्जांपल लिखता हूँ, आप ही बताइएगा कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने ये एक सेट एक्स मैंने बनाया और ये सेट वाई है। सेट एक्स में जस्ट वन एलिमेंट है एक्स, और सेट वाई में एलिमेंट है 2 का स्क्वायर है और -2 का स्क्वायर है। तो आप देखें ये जो 4 है ये किसके साथ असाइन होगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। ये हमारे पास 4 है और ये असाइन है 2 के साथ और ये -2 के साथ। तो हम ये देखते हैं कि ये जो रिलेशन है ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक इनपुट है और इसकी 2 आउटपुट्स हैं। इसके लिए मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ इस रिलेशन के लिए। वो इक्वेशन ये होगी कि x इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर, या वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्स, या वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्स। अब इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर इसके लिए मैंने इक्वेशन लिखी, x हमारे पास क्या है, इनपुट होती है ये 4 है। y जो है देखें वो y हमारा क्या है, 2 है। देखिए 2 का स्क्वायर लें, x 4 है, ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर भी है, और ये जो 4 है ये -2 का स्क्वायर भी है। तो आप ये देख रहे हैं, इसके लिए मैंने ये इक्वेशन लिखी x इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो आपको इस एग्जाम्पल का मकसद ये था, अगर आपके सामने कोई एरो डायग्राम नहीं है, बल्कि ये जो एरोज़, ये जो हमारे पास एरोज़ हैं या ये जो एलिमेंट असाइन हैं उनकी आपके सामने इक्वेशन लिखी हुई है, जैसे ये इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्स। आपके पास कोई डायग्राम नहीं है, एरो डायग्राम, बस आपके सामने इक्वेशन है। उस इक्वेशन को देखकर आपको कैसे पता चलेगा कि ये इक्वेशन जो है फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है या नहीं करती। तो आपने y की वैल्यू को देखना है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी पावर को देखना है। अगर y की पावर 2 हो तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसका मतलब क्या होगा, x की 1 वैल्यू के लिए y की कितनी वैल्यूज़ हैं, 2 वैल्यूज़ हैं। तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन नहीं है। तो इक्वेशन से आपने कैसे इसको पहचानना है कि फंक्शन है या नहीं है, y की पावर को देखना है। अगर y की पावर 2 हो या 3 हो, यानी कि 1 से ज़्यादा हो, तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन नहीं है। ये जो इक्वेशन है ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करती। तो डियर फ्रेंड्स, एक और हम एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास कंप्यूटिंग मशीन है, f ऑफ x इज़ इक्वल टू x रेज़ टू पावर 3 -2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। हमें फाइंड करनी है f ऑफ 0। तो ये हमारे पास जो f ऑफ 0 है, इसका मतलब है इनपुट हमें क्या है, साइन करनी है 0। आउटपुट क्या है, इनपुट का क्यूब होगा, यानी कि 0 का क्यूब -2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0, 4 इंटू 0 माइनस 1। सो दिस इज इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू -1। तो f ऑफ 0 दिस इज इक्वल टू -1। ये जो -1 है ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन कहलाती है एट 0। तो ये हमने फाइंड किया f ऑफ 0। तो आपको इनपुट देखनी है, यहाँ पर आपने इनपुट असाइन करनी है, इक्वल टू ये आउटपुट है, इसी इनपुट को आपने x की जगह पर असाइन करना है। तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू -1। ये आप इसकी एक प्रैक्टिस करें। f ऑफ x इज़ इक्वल टू साइन x है। आप फाइंड करें f ऑफ a प्लस h क्या होगा, और f ऑफ a किसके इक्वल होगा, इसको आप फाइंड जो ना कर लें। तो डियर फ्रेंड्स, आज के ऑब्जेक्टिव का हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है वर्टिकल लाइन टेस्ट। यानी कि किसी ग्राफ को हमें ये देखना हो कि ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता, उसके लिए हमारे पास क्या है, वर्टिकल लाइन टेस्ट है, उसको हम देखते हैं। किसी रिलेशन का, किसी भी इक्वेशन का ग्राफ हमारे सामने है, ना तो एरो डायग्राम है, ना हमारे पास इक्वेशन सामने है,
बल्कि जस्ट ग्राफ हमारे सामने है, उस ग्राफ को देखकर हम कैसे बताएंगे कि ये ग्राफ जो है फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता। उसके लिए वर्टिकल लाइन टेस्ट है। तो आप देखें ये हमारे पास डायग्राम्स हैं। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है? वर्टिकल लाइन टेस्ट ये है कि हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये हमारे पास ये ग्राफ हमारे पास बने हुए हैं। ये देखें, ये ग्राफ हमारे पास है। फर्स्ट को देख लेते हैं। ये ग्राफ हमारे पास है। हमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, ये वर्टिकल लाइन। अगर ये वर्टिकल लाइन इस ग्राफ को जस्ट वन पॉइंट, बस एक ही पॉइंट पर अगर मीट करें, क्रॉस करें, तो वो ग्राफ फंक्शन होगा। अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे क्रॉस करें तो वो फंक्शन नहीं होगा। जैसे ये हमारे पास देखें, ये वर्टिकल लाइन है। जितनी भी ड्रॉ कर लें, अगर हम और भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लें तो ये जस्ट वन पॉइंट पे क्रॉस करेंगे। इसका मतलब है ये जो ग्राफ बना हुआ है ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इसको देख लें, ये हमारे पास एक लाइन है, हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। जितने भी आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, ये ग्राफ को जस्ट वन पॉइंट पे क्रॉस कर रही हैं तो ये ग्राफ भी फंक्शन है। ये सर्कल बना हुआ है, हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। अब ये जो वर्टिकल लाइन है इस सर्कल को इस पॉइंट पर भी क्रॉस करती है और इस पॉइंट पर भी क्रॉस कर रही है। तो इसका मतलब है ये जो कंप्लीट सर्कल है ये फंक्शन नहीं है। इसको देखें, ये हमारे पास ये ग्राफ है। अगर हम यहाँ पर ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ जो ना करें तो ये वर्टिकल लाइन जो है इस ग्राफ को 3 पॉइंट पे क्रॉस करिए, इस पॉइंट पर, एक इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्राफ है ये भी फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता। इस बात को दोबारा समझ लें। ये हमारे पास एक ग्राफ बना हुआ है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, वर्टिकल लाइन, जितने भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, एक वर्टिकल लाइन भी ऐसी एग्जिस्ट नहीं करेगी जो इस ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे क्रॉस कर दे। तो इसका मतलब है ये जो ग्राफ जो ना बना हुआ है दिस रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन। अगर एक लाइन भी ऐसी एग्जिस्ट कर जाए जो इस ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे क्रॉस करे तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन नहीं है। इसकी वजह क्या है कि एक पॉइंट पर जो क्रॉस कर रही है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि बेसिक वही डेफिनेशन है। इस तरफ हमारे पास होती हैं इनपुट्स और इस तरफ हमारे पास होती हैं आउटपुट्स। ये आउटपुट्स हैं, ये हमारे पास हैं आउटपुट्स। ये इनपुट्स हैं इस तरफ और ये जो अलॉन्ग वाई एक्सिस जिसे हम कहते हैं इस तरफ हैं आउटपुट्स। ये हमारे पास इनपुट है, इस इनपुट के मुताबिक ये आउटपुट है। बस देखें, इस इनपुट की सिर्फ एक ही आउटपुट है। इस इनपुट के मुताबिक वन आउटपुट है ओनली। इस इनपुट के मुताबिक सिर्फ ओनली वन आउटपुट है। तो चूँकि डेफिनेशन यही है, फॉर ईच इनपुट देयर शुड बी वन एंड ओनली वन आउटपुट, इस वजह से ये जो ग्राफ है ये फंक्शन है। एक और देख लेते हैं, इस डायग्राम को देखते हैं कि ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है नहीं करती। देखिए वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें। ये मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ जो ना की, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ की मैंने, ये वर्टिकल लाइन इस ग्राफ को एक पॉइंट पे क्रॉस कर रही है। ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, ये भी एक पॉइंट पे क्रॉस कर रही है। लेकिन ये वर्टिकल लाइन जो है इस ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे क्रॉस कर रही है। देखिए वो कौन से एक से ज़्यादा पॉइंट? ये पॉइंट भी है और ये पॉइंट भी है और हमारे पास जो है वो ये पॉइंट भी हमारे पास है। देखिए ये पॉइंट हमारे पास है और ये पॉइंट है और ये पॉइंट। इसका मतलब क्या है? एक इनपुट है, इस एक इनपुट के मुताबिक ये भी आउटपुट है, इस इनपुट की ये भी आउटपुट है और इस इनपुट की ये भी आउटपुट है। यानी कि हमारे पास क्या है? एक इनपुट है और उसके जो है कितने आउटपुट्स हैं? 3 आउटपुट्स हैं, 3 आउटपुट्स हैं। तो ये जो है फंक्शन नहीं होता। तो इसका अब स्टूडेंट्स के जहन में एक क्वेश्चन आता है कि ये जो वर्टिकल लाइन है ये तो जस्ट एक पॉइंट पे क्रॉस कर रही हैं। तो एक स्टूडेंट्स एक बार याद रखें, ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है। अगर एक लाइन भी एग्जिस्ट कर गई, एक लाइन भी जो इस ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पर क्रॉस कर दे, तो ये ग्राफ जो है फंक्शन नहीं होगा, नॉट अ फंक्शन। बेशक सब के सब जो है एक ही पॉइंट पर क्रॉस जो ना करें, लेकिन एक लाइन अगर ऐसी एग्जिस्ट कर गई जो इस ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पर क्रॉस करे तो ये ग्राफ जो है फंक्शन नहीं होगा। देखिए फर्स्ट करें, हमारे पास ये सर्कल है। मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की। अब ये जो वर्टिकल लाइन है इस सर्कल को 2 पॉइंट पे क्रॉस जो ना कर रही है। देखिए एक इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर। तो इसका मतलब है कि ये जो सर्कल है ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता। हाँ, अगर ये सेमी सर्कल होता तो ये फंक्शन होता। तो अगर ये हमारे पास होता सेमी सर्कल, देखें अगर ये हमारे पास सेमी सर्कल हो
तो फिर ये जो है फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि देखिए मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ जो ना की, अब ये वर्टिकल लाइन जो है इस ग्राफ को जस्ट वन पॉइंट पे क्रॉस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन है। तो सेमी सर्कल जो है वो फंक्शन है, लेकिन जो कंप्लीट सर्कल है वो फंक्शन नहीं है। एक और डायग्राम देखते हैं। फर्स्ट करेंगे हमारे पास है, ये हम जानते हैं कि ये शेप है, इसको हम पैराबोला कहते हैं। ये फर्स्ट करें एक्स एक्सिस है हमारे पास, और इस तरफ ये हमारे पास वाई एक्सिस है। इसको हमें देखना है कि ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा या नहीं। तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, तो देखिए ये वर्टिकल लाइन इस ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पर क्रॉस कर रही है। इसका मतलब है दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, अब तक देखें हमने फंक्शन के कंसेप्ट को क्लियर किया। इतना कुछ पढ़ने के बाद आपको जो है फंक्शन का कंसेप्ट ये क्लियर हो जाना चाहिए। बड़ा बेसिक कंसेप्ट है फंक्शन का मैथमेटिक्स में, ये मैथमेटिक्स की फंडामेंटल्स में से है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे इस यूनिट के, वो हमने कंप्लीट किए। इंट्रोडक्शन था यूनिट नंबर 2 का, कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन, ये हमने पढ़ा। डोमेन के बारे में, को डोमेन और रेंज ऑफ ए फंक्शन के बारे में। और उसके बाद हमने वर्टिकल लाइन टेस्ट भी देखा कि कोई ग्राफ जो है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता, उसके लिए हमने वर्टिकल लाइन टेस्ट भी किया। तो डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे एंड अदर थिंग्स, कुछ और चीज़ें हैं उनको भी देखेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और आपके अहल खाना को हमेशा खुश व खुर्रम रखे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो।